एएस लेवल फिज़िक्स डिफॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में डिफॉर्मेशन ग्राफ की एक ब्रीफ थ्योरी मैंने आपको समझा चुका हूँ और 10 मिनट्स की वीडियो में मैंने एक एक चीज़ समझा दी है कि क्या वर्क डन है, क्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस यूनिट को सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह सारे सवाल बड़े आराम से होते चले जाएंगे। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मई जून 2020, वाई एक्सिस के ऊपर टेंशन है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्सटेंशन है और इन दोनों के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लें अंडर द कर्व, तो ये एरिया जो एस क्यू आर का मैंने हाईलाइट किया है, ये तीन बातों को शो करता है। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है, ये स्ट्रेन पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम को शो करता है। क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो आप कुछ भी नाम दे देंगे, सब सारे नाम इसके ऊपर चलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस फोर्स को आप रिमूव करें और रिमूव करके अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिनल लेंथ पर वापस ना आए तो ज़ाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप याद कीजिए कि एक तो होती है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जहाँ तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन चल रहा होता है, और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद फिर इलास्टिक लिमिट आती है। तो इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे हैं कि हमें इलास्टिक लिमिट चाहिए, तो इलास्टिक लिमिट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से पहले तो हो ही नहीं सकती, ठीक। लेकिन इलास्टिक लिमिट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद किसी भी जगह हो सकती है। इसका मतलब है बी और सी में से कोई एक पॉइंट होगा जो इलास्टिक लिमिट को शो कर रहा होगा। अच्छा, बी और सी में से किसको मान लें? तो ये हमें ये सिखा रहा है सवाल कि जब आप इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाते हो तो उसके बाद अनलोडिंग वाला जो ग्राफ होता है ना, वो लोडिंग वाले ग्राफ को कोइंसाइड नहीं करता जब आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। तो अगर आप इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुके हों, जैसे इसके अंदर आंसर इसका बी है, बी इलास्टिक लिमिट है, और इस इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने के बाद जब आप सी पर पहुँचे और सी पे जब आपने अनलोडिंग स्टार्ट की है, तो आप देख लीजिए लोडिंग और अनलोडिंग का जो ग्राफ है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये बना कि इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट है जिस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद, ठीक है जनाब, क्रॉस करने के बाद जब आप अनलोडिंग करोगे तो लोडिंग और अनलोडिंग का ग्राफ कोइंसाइड नहीं करेगा। इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 4 में, ये भी मई जून 2020 का पेपर का सवाल है। हमारे पास एक रबर बैंड है, ठीक है, और ये रबर बैंड पहले अनस्ट्रेच है और उस पर आपने एक टेंसाइल फोर्स लगा दी जिसकी वजह से वो स्ट्रेच हो गया। अच्छा ना, जब वो स्ट्रेच हो गया तो टेंसाइल फोर्स इज़ देन रिमूव्ड, अब आपने हटा दी है। और जब आप टेंसाइल फोर्स को हटाते हैं, ठीक है ना, जब आप टेंसाइल फोर्स को हटाते हैं तो कह रहे हैं द रबर बैंड स्ट्रेचेज इलास्टिकली और प्लास्टिकली, ऑल द वर्क डन बाय फोर्स इज़ कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। तो याद रखिएगा कि जब प्लास्टिकली उसके अंदर स्ट्रेचिंग हो रही हो ना, तो वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलास्टिक के अंदर वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो कोई सेंस ही नहीं बनता। उसके बाद ज़रा सी पे आ जाइए। ग्रेडियंट की बात कर रहे हो और बोले वर्क डन बाय फोर्स, तो बिल्कुल नहीं। ग्रेडियंट से हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल रहे होते हैं, फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ग्रेडियंट से वर्क डन नहीं आता, वर्क डन के लिए एरिया आता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इस ऑप्शन सी को भी कैंसिल आउट कर दिया। अब रह गया मेरे पास डी और बी। बी के अंदर आइए और इस बात का ख्याल रखिएगा, लिखा हुआ है मस्ट बी करेक्ट। तो मस्ट बी करेक्ट का मतलब होता है कि हमेशा सही होना है। तो ये ज़रा थोड़ा मुश्किल बात हो जाती है क्योंकि बी और डी करेक्ट तो होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मस्ट बी करेक्ट। तो मस्ट बी करेक्ट के अंदर आंसर डी बनता है। डी को पहले एक्सप्लेन कर दो। डी का है द रबर बैंड स्ट्रेचेस प्लास्टिकली मैंने इसको खींचा, यानी इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुका है और अब इसको और फर्दर खींच रहा हूँ। तो जब आप इसको फोर्स रिमूव करेंगे ना, तो देखिएगा रबर बैंड पहले से लॉन्गर हो जाएगी, पहले से बड़ी हो जाएगी। आप फोर्स हटा भी दोगे ना, ठीक है जनाब, तो जितनी पहले थी फोर्स अप्लाई करने से पहले जितनी लेंथ थी, अब हमेशा देखिएगा उसकी जो लेंथ होगी ना उससे हमेशा ज़्यादा होगी। मस्ट भी करेक्ट, ये सही है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसको कैंसिल आउट करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हम लोग जितने भी हुक्स लॉ पढ़ाते हैं वो हुक्स लॉ के अंदर हम आइदर स्प्रिंग लेके जा रहे होते हैं या कोई मेटल का वायर स्टडी कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे तो ये जुमला पक्का है कि अगर इलास्टिकली कोई चीज़ स्ट्रेच हो रही है तो इट मस्ट ओबे हुक्स लॉ, ठीक। लेकिन रबर बैंड का जो ग्राफ होता है ना वो इतना सिंपल नहीं है, ठीक है जनाब, कि इलास्टिक स्ट्रेच भी हो रहा हो और हुक्स लॉ भी ओबे कर रहा हो, तो ऐसा हमेशा नहीं होता।
इसलिए इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ। तो ये मस्ट बी की वजह से थोड़ा सा मुश्किल आंसर है समझाना, लेकिन इसका आंसर डी है कि आप रबर बैंड के साथ डेली लाइफ के अंदर ये काम करके देख लें कि जब आप फोर्स रिमूव करेंगे तो उसके अंदर लेंथ उससे ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं व्हाट इज़ स्ट्रेन एनर्जी। तो आपको मैंने बताया स्ट्रेन एनर्जी, वर्क, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इन सब में जब तक स्ट्रेट लाइन है जब तक कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिए जनाब, मैंने हाफ लिखा, फोर्स क्वेश्चन में कह रहे हैं 400 न्यूटन, तो 400 न्यूटन की फोर्स ले लीजिए। और 400 न्यूटन पर एक्सटेंशन कितना हो रहा है, तो एक्सटेंशन को ज़रा देखिएगा, ये वाला नंबर 35 है और 400 न्यूटन की फोर्स पे ये वाला पॉइंट लीजिएगा, ये वाला नंबर 37 है। तो 35 और 37 के दरमियान का जो गैप है इट इज़ 2 मिलीमीटर, इट इज़ 2 मिलीमीटर। और 2 मिलीमीटर को बेटा सॉल्व करें तो आपको रिजल्ट मिल जाता है 0.4 जूल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहे हैं कि जनाब व्हाट इज़ द वर्क डन। वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन का मतलब है आपने एरिया कैलकुलेट करना है। और अगर आप एरिया कैलकुलेट करें तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए अगर ये ट्राइंगल होती तो ट्राइंगल का एरिया निकालना तो बहुत आसान होता, ठीक है ना। अब अगर ये ट्राइंगल होती तो ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस ले लेते हम लोग 2 मिलीमीटर और हाइट ले लेते 100 न्यूटन। 2 से 2 कैंसिल हो जाता और आप सॉल्व करते तो ये बन जाता 0.10 जूल, ठीक। लेकिन आप गौर कीजिएगा इस 0.10 जूल में ये वाला पोर्शन शामिल नहीं है, इसीलिए उसने बोला व्हाट इज़ द बेस्ट एस्टिमेट। तो एस्टिमेशन लेना होगी, थोड़ा सा इससे बड़ा रिजल्ट चाहिए, थोड़ा सा बड़ा, और थोड़ा सा बड़े रिजल्ट का मतलब है 0.11, ठीक है। पहली बात बड़ा रिजल्ट होगा और इतना बड़ा भी नहीं हो सकता कि 0.20 पे चला जाए, तो 0.11 इज़ द बेस्ट एस्टिमेट। इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में एक स्प्रिंग है जिसकी ओरिजिनल लेंथ 100 mm है और जब इसके ऊपर आप कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी लेंथ डिक्रीज़ होती जा रही है। अब जब लेंथ डिक्रीज़ हो रही है तो ज़रा इस वाली बात को इस तरह से समझिएगा कि जब आप फोर्स लगाएंगे 2 न्यूटन, तो इस 2 न्यूटन की फोर्स पर, इस 2 न्यूटन की फोर्स पर स्प्रिंग की लेंथ आ रही होगी 90। जब आप 4 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो इसकी लेंथ आ रही होगी 80। जब आप इसके ऊपर 6 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो इसके ऊपर लेंथ आ रही होगी 70, ठीक है जनाब। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फोर्स लगा रहे हैं ये वाली 6 न्यूटन की, तो 6 न्यूटन की फोर्स पर उसकी लेंथ कंप्रेस होकर कितनी हो चुकी है, 70 mm हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं आपसे यूँ कहूँ, क्वेश्चन में ख़ुद कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द एनर्जी, कितनी एनर्जी स्टोर हो गई होगी स्प्रिंग में जब लेंथ 70 mm है। तो लेंथ 70 mm का मतलब उसकी एक्सटेंशन या कंप्रेशन 70 नहीं है। देखिए बेटा, ओरिजिनल लेंथ है उसकी 100, आपने फोर्स लगाई तो वो 70 पर आ गई लेंथ। तो अगर लेंथ 70 पर आ गई तो इसका मतलब है उसकी लेंथ 30 mm कंप्रेस हो गई, ठीक है जनाब। तो इट इज़ द कंप्रेशन एंड दिस कंप्रेशन कॉरिस्पॉन्डिंग टू द फोर्स, सर फोर्स होगी 6 न्यूटन की। तो जब 6 न्यूटन की आप फोर्स लगा रहे हो तो 6 न्यूटन की फोर्स पर, 6 न्यूटन की फोर्स पर उसकी लेंथ कम होते 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 यहाँ आ गई। यानी ग्राफ ज़रा देखिएगा, यूँ चल रहा है, ज़रा गौर से देखिएगा। फोर्स मैं ऊपर लेके जाता जा रहा हूँ, फोर्स बढ़ा रहा हूँ, तो फोर्स बढ़ाने से उसकी लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फोर्स बढ़ा रहा हूँ, लेंथ कम होती जा रही है। फोर्स बढ़ाते बढ़ाते 6 न्यूटन पर पहुँचा तो लेंथ कम होते होते 70 पर आ गई। तो 70 पर आने का मतलब लेंथ में कंप्रेशन 30 mm का हो गया। और अब 30 mm का हो गया तो अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना है, एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो इसका फार्मूला होता है हाफ Fx। तो बेटा हाफ लिखा, फोर्स की वैल्यू 6 न्यूटन है, ठीक। एक्स की वैल्यू अभी भी मैंने बताया 30 mm लेंगे, ठीक है जनाब, 30 mm और मिलीमीटर है इसलिए मैंने -3 लिख दिया। 2 बंदा 2, 2 3 6, तो ये बन गया 90 मिली जूल। और आप इसको जब डेसिमल में लिखेंगे तो इट विल बी 0.090 जूल, 0.090 जूल। तो ये स्प्रिंग में आने वाला कंप्रेशन की वजह से स्टोर एनर्जी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 ग्राफ का नहीं है, सीरीज पैरेलल स्प्रिंग है जो मैं लास्ट क्लास में करा चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जो ग्राफ से रिलेटेड है।
क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं जनाब कि एक वायर है, इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। जब आप इसको स्लोली लोडेड करते हैं तो ओ एक्स वाई तक आपको लेके जा रहे हैं। द रिमूवल ऑफ लोड आपको शो करा रहे हैं और दिस क्रिएट्स एरिया पी क्यू एंड आर। ठीक है जनाब, सारी एरिया विच एरिया रिप्रेजेंट मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। तो इसके अंदर पूछ रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो रिकवर हो जाती है, और जो रिकवर हो जाती है तो लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि जो रिकवर्ड एनर्जी होगी इट विल बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो इस ग्राफ में आर से शो कर रहे हैं। तो ये पहली मैं जिसमें वीडियो में मैंने लेक्चर पढ़ाया है तो उसके अंदर आपको ये सवाल बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको एक ग्राफ दिया हुआ है फोर्स और एक्सटेंशन का। ये लेंथ के साथ ग्राफ नहीं, एक्सटेंशन के साथ ग्राफ है। और इस ग्राफ के अंदर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन द रबर बॉल व्हेन द लोड इज़ 80 न्यूटन। 80 न्यूटन की अगर मैं बात करूं तो 80 न्यूटन ये वाला पॉइंट है, और एक्सटेंशन वाली साइड पे अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना लूँ तो इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूँ तो एरिया होगा जनाब फोर्स और एक्सटेंशन का प्रोडक्ट। तो फोर्स यहाँ पर 80 न्यूटन उसने खुद गिवन है, और x इसके लिए 16 mm आ रहा है मिलीमीटर में। और जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो रिज़ल्ट बन जाता है 8 8 64, और जब आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो बन जाता है 0.640। तो 0.640 हमें ये नंबर मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन शामिल नहीं है। और अगर आप ये वाला पोर्शन भी शामिल करना चाहते हैं तो इससे थोड़ा सा बड़ा रिज़ल्ट ले लें, और जब आप थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे तो थोड़ा सा बड़े नंबर का मतलब होगा कि हम 0.88, ठीक है जनाब, इट इज़ द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। तो ये स्ट्रेन एनर्जी की एक बेस्ट एस्टिमेट बन जाएगी, ठीक है जनाब। तो 0.64 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना है जनाब। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मेरे अपने ख्याल में इस यूनिट का ये सबसे मुश्किल सवाल है मेरे ख्याल में, ठीक है जी। चलिए जिसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन जनाब यूँ है कि एक 8 न्यूटन लोड है, इसको एक स्प्रिंग के साथ हैंग किया हुआ है, ठीक है जनाब, और ये पोजीशन x पर है, शुरू में पोजीशन x पर है, इसका वेट इतना है, और ये ज़मीन से कितना ऊपर है ज़मीन नहीं बताई हुई, तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है, इसे ग्राउंड मान लीजिए, और ये ज़मीन से 4 सेंटीमीटर की हाइट पर है, ठीक है ना। तो इसका अपना वेट 8 न्यूटन है, क्वेश्चन में गिवन है, 4 सेंटीमीटर की हाइट पर है। तो 4 सेंटीमीटर की हाइट पर होने पर मैंने इसको mgh फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, तो मुझे पोजीशन x पर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, ठीक। और बोलने में आसानी के लिए मैं 0.32 नहीं बोला, खाली 32 बोल रहा हूँ। तो जनाब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे इसकी 32 है, ठीक। अच्छा, फिर इस मास को रिलीज़ कर दिया और ये फिर ऑसिलेशन करता रहा, और ऑसिलेशन करते 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 फाइनली पोजीशन x पे जाके रुक गया, ठीक है जनाब। और कह रहे हैं हाउ मच एनर्जी इज़ लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम। तो इनिशियल और फाइनल को देखना है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल को, ये दरमियान वाली पोजीशन y का कोई काम नहीं है, इनिशियल और फाइनल को देखिएगा। तो बेटा मुझे सिर्फ ये बताइए, बिल्कुल शुरू की अगर हम बात करें, इनिशियल स्टेज की बात करें, तो इनिशियल स्टेज में पोजीशन x है, और पोजीशन x के ऊपर ये पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बस, ठीक है जी। अच्छा, अब जब मैंने इसकी ऑसिलेशन करा चुका और पोजीशन O पर पहुंच चुका हूँ, फाइनल O पर, तो पता है ये जो फाइनल O पोजीशन है, इस फाइनल O पोजीशन में अब इसकी ज़मीन से हाइट है कितनी। तो अब आप देखिएगा सर, इसकी जो ज़मीन से हाइट है ना वो रह गई है 2 सेंटीमीटर। पहले ज़मीन से ये 4 सेंटीमीटर पे था, और अब ये ज़मीन से, सिर्फ ज़मीन से बात कर रहा हूँ जी, ज़मीन से ये 2 सेंटीमीटर रह गया। और अगर ये ज़मीन से 2 सेंटीमीटर है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg इसका वेट, 2 सेंटीमीटर ज़मीन से हाइट, तो ये इसकी आ गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन O। और क्योंकि ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो चुका है इसलिए इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ, फोर्स उसका वेट, स्प्रिंग स्ट्रेच होना 2 सेंटीमीटर, इन सबको भी आपने सॉल्व किया तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी O पर आ गई 0.08।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे सिर्फ ओ के ऊपर टोटल एनर्जी मालूम करना है, तो टोटल एनर्जी ज़रा गौर से सुनिएगा, टोटल एनर्जी ओ पर कितनी रह जाएगी। तो इस पोजीशन ओ पर अगर आप देखें, सिर्फ ओ पर, तो गौर कीजिएगा, ओ पर एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ 0.16, और ओ पर एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ 0.08, और दोनों को ऐड करा तो ओ पर टोटल एनर्जी आ गई 0.24। ठीक, तो जिस तरह हमने पहले एक्स के ऊपर टोटल एनर्जी निकाली, एक्स पे टोटल एनर्जी 0.32 थी, इसी तरह ओ पर टोटल एनर्जी निकाली। देखिए एक्स के ऊपर ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और ओ पर ग्रेविटेशनल भी है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी, तो टोटल एनर्जी इसकी कितनी हो गई 0.24। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल ले ना, एक्स और ओ का डिफरेंस, तो एक्स के ऊपर सर टोटल एनर्जी थी 0.32, ओ पर टोटल एनर्जी है 0.24, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आ गया है, एक्स पे टोटल 0.32, ओ पर टोटल 0.24, इन दोनों का जो टोटल डिफरेंस है इट इज़ द टोटल लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम एंड इट इज़ 0.08 जूल, 0.08 जूल। तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल सवाल है। ठीक है जी, यार इस क्वेश्चन के साथ मैं इस क्लास को कंप्लीट कर रहा हूँ।